सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है अंग्रेजों के समय में इसकी जब खुदाई हुई थी तो चार्ल्स मैनसन नामक एक इंजीनियर था। तो रेलवे लाइन बनाई जा रही थी उस दौरान, जो है चार्ल्स मैनसन के नेतृत्व में रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। उस दौरान जो है कुछ ईंटें वहां से हड़प्पा नामक गांव से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान से वो कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। तो उस समय जो कारीगर मजदूर लोग थे उन ईंटों का भी मतलब सड़क निर्माण में प्रयोग कर दे रहे थे। तो चार्ल्स मैनसन को जब इस बारे में जानकारी मिलती है तो वो सरकार को इस बारे में सूचना देता है। ठीक है, कौन देता है? चार्ल्स मैनसन देता है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में इसकी फिर से मतलब जानकारी वगैरह लेने के लिए उन्हें भेजा जाता है। उसके बाद दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में, है ना, सन 1921 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर है हड़प्पा शहर खोजा जाता है। तो पहला तो प्रश्न ही आ जाता है कि हड़प्पा शहर की खुदाई किसने की थी, है ना। तो हड़प्पा शहर की खुदाई जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? 1921 में, है ना। तो तमाम परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। हड़प्पा शहर की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में की जाती है। और अगर पूछा जाता है ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो शहर है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में यह शहर स्थित, ये जो है हड़प्पा स्थल स्थित है। तो यहाँ से कुछ मतलब स्थल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से स्थान में क्या क्या पाया गया था। तो जो हड़प्पा नगर था ये फेमस था मुख्य रूप से श्रमिकों के आवास के लिए। किसके लिए फेमस था? श्रमिकों के आवास के लिए। श्रमिकों के आवास के लिए जो है हड़प्पा शहर फेमस था। यहाँ से एक और ख़ास चीज़ मिली थी, अन्नागार, है ना। अन्नागार के मतलब इस समय के लोग जो होते थे हड़प्पा शहर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, चूँकि यहाँ पे जो है कांसे का प्रयोग होता था इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इस समय मतलब व्यापार के साथ कृषि का भी उपयोग हो रहा था। तो कृषि के भंडारण के लिए बड़े बड़े जो भंडार गृह बनाए गए थे जिन्हें अन्नागार या ग्रेनरी कहा जाएगा, ग्रेनरी कहा जाता था। तो इस समय जो है अन्नागार के जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा शहर से। और यहाँ पे एक मिला है कुम्हार के चाक। ठीक है, क्या मिला है? कुम्हार के चाक। कुम्हार का चाक यहाँ से प्राप्त हुआ। कुम्हार का चाक आप जानते होंगे, कुम्हार जो है मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं जिन्हें मृदभांड भी कहा जाता है, तो उन्हें ही चाक कहा जाता है। गोल गोल होता है, उस पर जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो कुम्हार के चाक के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की ओखली के साक्ष्य। ठीक है, और कुछ कब्रिस्तान भी पाए गए हैं। कब्रिस्तान, जिसमें कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान का नाम RH37, कब्रिस्तान को RH37 के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा नगर है यहाँ पे कब्रिस्तान पाया गया है, इसका जो है नाम है RH37। और ख़ास बात ये, यहाँ पे जो लोगों को अंत्येष्ट का जो कार्यक्रम होता था वो जो है दफना कर किया जाता था। क्या करके किया जाता है? दफना करके। जबकि आप वहाँ पे जाओगे, जब मोहनजोदड़ो में जाओगे तो वहाँ पे आधुनिक हिंदुओं में जो रीति रिवाज है मतलब जला करके दफनाने की प्रथा है, मतलब अंतिम संस्कार करने की प्रथा, उस हिसाब से देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे हड़प्पा में दफना करके, है ना, किया जाता था। और यहाँ पे एक और मिला है हाथी की खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी की खोपड़ी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है ना। एक सींग वाला कोई एक जानवर था जिसमें एक सींग थी, तो एक सींग वाली खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। और ख़ास बात है कि जो हड़प्पा नगर था ये फोर्टिफाइड था। क्या था? फोर्टिफाइड मतलब इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवार वगैरह का निर्माण कर दिया गया था। तो इसमें हम देखेंगे हड़प्पा में क्या क्या पाया गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है, सबसे पहले आप देखेंगे
यहाँ पे पाया गया श्रमिकों के आवास के लिए शहर फेमस था। अन्नागार इमारतें यहाँ पे प्राप्त की गई हैं, और कुम्हार का चाक यहाँ से मिला है, और लकड़ी की ओखली, और एक चीज़ है ये RS-37 एक कब्रिस्तान यहाँ पाया गया, हाथी की खोपड़ी और एक सींग वाले किसी जानवर की खोपड़ी मिली है, जिसमें एक सींग के साक्ष्य मिलता है, जिसमें आप देखते हैं मतलब जो वहाँ पे एक सींग मतलब वो था ना कुबड़ वाला बैल, वो उसी का हो सकता है ये। तो इस तरह ये फेमस है इसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसका जो मतलब इसे माउंड ऑफ डेड्स कहा जाता है। माउंड ऑफ डेड्स यानी इसे कहा जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज जो है राखाल दास बनर्जी, मतलब इसकी राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई की जाती थी। मोहनजोदड़ो जो शहर था ये सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर यह शहर स्थित था। और अगर वर्तमान में इसको देखा जाए तो जो शहर पड़ेगा वो लरकाना है ना, लरकाना ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ये जो शहर पड़ेगा वो सिंधु नदी के तट पर पड़ेगा, और वर्तमान में जिला जो पड़ता है वो लरकाना है ना। यहाँ पे जो खास जो चीजें पाई गई, आपने देखा था सिंधु घाटी शहर में पहला जो शहर था हड़प्पा। हड़प्पा में पाया गया था आपका कौन सा नगर पाया गया था? हड़प्पा में क्या पाया गया था? वहां तो काफी चीजें पाई गई थी, लेकिन हड़प्पा जो शहर था वो मुख्य रूप से श्रमिक आवास के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, श्रमिकों के आवास के लिए। लेकिन जब आप मोहनजोदड़ो की तरफ देखेंगे तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपके पुरोहितों के आवास के लिए फेमस हो जाता है। यहाँ से पुरोहितों के आवास के साक्ष्य मिले हैं, पुरोहितों के आवास के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। पुरोहितों के साक्ष्य के आवास प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। ठीक है। यहाँ से एक सामूहिक रूप से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार, सामूहिक स्नानागार प्राप्त हुआ जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बाथ। तो सामूहिक रूप से पहले जो है बहुत सारे इस तरह के कर्मकांड वगैरह किए जाते थे जिनमें लोग सामूहिक रूप से एक स्थान पे स्नान वगैरह करते। जैसे आप देखेंगे बिहार में जो है छठ पूजा वगैरह में सारे लोग जो है एक जगह इकट्ठे होकर के स्नान वगैरह करते हैं जल के स्थान पे। तो उसी तरह का ये स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ। यह एक और बहुत ही फेमस इमारत प्राप्त हुई है अन्नागार। अन्नागार यहाँ प्राप्त हुआ है। और ये जो अन्नागार था, ये वाला जो अन्नागार था, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाती? अन्नागार। अन्नागार ये जो है हड़प्पा वाले से भी बड़ी है, और ये पूरी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा इमारत है। उसके बाद यहाँ से पाया गया है यहाँ पे जो सड़कें होती थी काफ़ी चौड़ी होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी। मतलब इस प्रकार से कुछ हुआ करती थी। इस प्रकार से जो सड़कें होती थी 90 डिग्री पर काटती थी, और ये जो घर होते थे इन्हीं के किनारे होते थे, और घरों के जो दरवाजे होते थे हमेशा सड़कों के विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में खुलते थे, सड़कों के विपरीत दिशा में। हाँ, घरों के दरवाजे पीछे की तरफ या सड़कों के विपरीत खुलते थे। ऐसा मोहनजोदड़ो में ही नहीं अपितु हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं सभी जगह पे ऐसा पाया जाता है
सिर्फ एक लोथल शहर पाया जाता है जहाँ पे सड़कों की तरफ उनके दरवाजे खुलते थे, जबकि अन्य सभी में हमेशा उल्टा, है ना, सड़कों के अपोजिट साइड में उनके दरवाजे खुला करते थे। हाँ, एक बात ध्यान रखनी, यहाँ पे जो सड़कें हैं वो जो है ग्रिड पद्धति में होती थी, और ये सड़कें जो है सबसे सर्वाधिक चौड़ी जो सड़कें होती हैं वो मोहनजोदड़ो की हैं। तो ये इसकी खास विशेषता होती है मोहनजोदड़ो की। ठीक है, चौड़ी सड़कें यहाँ पे पाई जाएंगी, अन्नागार यहाँ पे पाया जाए, ग्रेट बाथ यहाँ पाया जाएगा, और एक नर्तकी है ना, एक कांसे की मूर्ति पाई जाएगी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई जाएगी, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, और हाँ, पुराने घर आज भी देखो तो बहुत सारे घर ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ के घरों के अंदर जो है कुएं वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर घर के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं, घर के अंदर कुएं के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए के साक्ष्य। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई, काटन, यानी जो सूती वस्त्र आज वर्तमान में देखते हैं, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए, सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, सूती वस्त्र के यहाँ से साक्ष्य मिल जाएंगे, है ना। और पाशुपत शिव, पाशुपत की एक मूर्ति मिल जाएगी, जो कि वर्तमान समय में आप मतलब वीर शैव धर्म या शैव धर्म में पूजा की जाती है पाशुपत की, तो उसी प्रकार की एक मूर्ति यहाँ से मिल जाती है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, है ना, यहाँ से तांबे का ढेर भी प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, मोहनजोदड़ो की खुदाई करा जाती है राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है आप देखेंगे, यहाँ पे पुरोहितों के आवास के साथ यहाँ से मिलते हैं, स्नानागार ग्रेट बाथ यहाँ से प्राप्त होता है, अन्नागार, यहाँ पे अन्नागार यहाँ की जो है सबसे बड़ी इमारत होती, न सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर की अपितु पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है, वो सबसे बड़ा शहर यही है, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा पड़ेगा, ये पड़ जाता है मोहनजोदड़ो, है ना। बड़ा शहर आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का, तो सबसे बड़ा शहर हो जाता है मोहनजोदड़ो। जबकि अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल, वहां पे शहर नहीं पूछा जाएगा, स्थल पूछा जाएगा, तो स्थल हो जाएगा राखीगढ़ी, है ना, ये पड़ जाता है आपका हरियाणा में। तो ये चीजें यहाँ पे हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अब इसे हम रफ कर देते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट शहर, अगला शहर। अगला शहर पढ़ेंगे चनूदड़ो, है ना। तो चनूदड़ो की जो खुदाई की जाती है वो गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में की जाती है। किसके नेतृत्व में? गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में जो है चनूदड़ो शहर की खुदाई की जाएगी। ये जो चनूदड़ो शहर था, ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के? सिंधु नदी। एक शहर और आपने पहले पढ़ा था, कौन सा था जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर, हाँ, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था, और ये जो है चनूदड़ो भी मोहनजोदड़ो की तरह ही सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चनूदड़ो है ये मुख्य रूप से फेमस था मेकअप के सामान के लिए। मेकअप का सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया गया है, मेकअप का सामान या महिलाओं से संबंधित यहाँ सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, महिलाओं से संबंधित सामग्री, ये सारी चीज़ें यहाँ से चनूदड़ो से पाई गई हैं। इनमें से आप देखेंगे काजल, कंघी, नेल पॉलिश, ये सारी फीमेल से संबंधित चीजें, लिपस्टिक और गुड़िया। गर्ल्स लोग ज़्यादा बचपन में जो है, आज से कुछ समय पहले आप देखेंगे तो गुड़िया वगैरह का ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था खेलने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए।
और उसके बाद जो है एक नेक्स्ट है, यहाँ पे पाया गया था सुई और धागा, है ना। तो सुई धागा का भी साक्ष्य यहीं से मिल जाता है आपको, चनूदड़ों से सुई धागा भी मिल जाएगा, है ना। हाँ, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का साक्ष्य भी यहीं से मिल जाता है, सुई धागा का भी साक्ष्य यहीं से मिल जाता है ना। और मनका आप देखेंगे, मनका आप घरों में देखते हैं, सामान वगैरह रखने के लिए, अनाज वगैरह रखने के लिए मनके का प्रयोग किया जाता है। मनका मिट्टी का बना होता है, तो इस समय मनके का भी प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता था। और मनका वगैरह का निर्माण जो है यहाँ पे महिलाएं काफ़ी खूबसूरती से करती थी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अलंकृत ईंटें मतलब यहाँ पे जो ईंटें प्राप्त हुई उनमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स वगैरह पाई गई हैं। तो यहाँ पे जो है अलंकृत ईंटें के भी साक्ष्य यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, आपने इसके पहले 2 शहरों को पढ़ा, मतलब जो भी शहरों को पढ़ा आपने पढ़ा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे ये दोनों शहर किस प्रकार से बटे थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले में, है ना। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले में इस प्रकार मतलब ऐसे बस बटे थे। ये हो गया आपका पश्चिमी टीला, वेस्टर्न टीला, है ना, और ये हो गया ईस्टर्न टीला। तो मतलब ये एक तो चारों तरफ से इनमें दुर्ग बना हुआ था और इनमें 2 टीले में बटे थे। तो इधर जो है यानी जो पश्चिमी टीला होता था, यहाँ पे शासक वर्ग या सुशासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, मतलब वैसे लोग रहते थे जो मुख्य रूप से अमीर लोग होते थे, जबकि जो दूसरा वाला था इधर रहते थे श्रमिक वर्ग, है ना। इस प्रकार का यहाँ पे विभाजन देखने को मिलता था। लेकिन जब आप चनहुदड़ों में जाते हैं तो चनहुदड़ों में आप देखेंगे यहाँ पे जो मतलब जो चनहुदड़ो शहर था ये दुर्गीकृत नहीं था, ये मतलब यहाँ पे दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया था, है ना, ये दुर्गीकृत नहीं था। तो ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, निम्नलिखित में कौन सा शहर था हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्गीकृत नहीं था। तो चनहुदड़ो क्या था, दुर्गीकृत नहीं था, ये चीज ध्यान रखना है। हाँ, और यहाँ पे एक और खास बात थी, यहाँ की जो सड़कें होती हैं वो कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। हाँ, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, है ना, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी सड़कें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती हैं। तो चनहुदड़ो में पाए गए मेकअप का सामान या महिलाओं से संबंधित सामग्री आप देख ही रहे हो एग्जाम्पल में, काजल, कंघी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, गुड़िया, है ना, और सुई धागा। ज़्यादातर पहले आप देखेंगे सुई धागे का महिलाएं ही प्रयोग करती हैं। उसके बाद बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का भी यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलता है। और एक ये है मनका का प्रयोग मुख्य रूप से घरों में सामान वगैरह यानी अनाज वगैरह रखने के लिए किया जाता है। तो मनके का भी साक्ष्य यहाँ पे चनहुदड़ो में देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अलंकृत ईंटें, है ना, जो ईंटें देखने को मिलती है पहली बार यहाँ पे डिजाइनदार और सुंदर ईंटें यहाँ पे बनाई जाती थी चनहुदड़ो में। हाँ, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो आपने शहर पढ़ा या जो पढ़ेंगे वो सारे शहर या तो दुर्गीकृत होंगे, यानी वहां पे चारों तरफ दीवार वगैरह का निर्माण किया जाएगा सुरक्षा के लिए। लेकिन ये चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर होगा जो कि दुर्गीकृत नहीं होगा, है ना, यानी यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं, दुर्ग का निर्माण नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे सड़कें कैसी थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी और बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी की यहाँ पे सड़कें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये शहर जो था चनहुदड़ो एक प्रकार से देखा जाए तो महिला प्रधान शहर था ये, है ना, यहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा प्रमुखता थी। तो उन्हीं का एक प्रकार से व्यापारिक शहर भी था, है ना। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब दूसरे शहर को हम लोग पढ़ेंगे। एक शहर है सुत का गेंडोर, एक शहर यहाँ का बढ़ता है सुत का गेंडोर। यहाँ एक शहर पड़ता है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर पड़ता है। किस नदी के, दास्क नदी के तट पर पड़ेगा, तट पर। और ये पड़ता है उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान में, उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो ये जो उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान पड़ता है ये पाकिस्तान के पश्चिमी वाले क्षेत्र में पड़ेगा सुतका गेंडोर शहर, है ना।
तो ये मकरान तट के आसपास पड़ेगा सुतका गेंडोर। ये मुख्य रूप से ये बंदरगाह शहर था। क्या था? ये बंदरगाह शहर था। इसकी खास विशेषता थी कि ये एक प्रकार से बंदरगाह, यहाँ पे सी पोर्ट वगैरह देखने को मिलता है सुतका गेंडोर में। तो आप जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखोगे तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है वो मांडा, सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है आपका दायमाबाद, और जो इसका पश्चिमी बिंदु हो जाता है वो आपका हो जाता है सुतका गेंडोर। क्या हो जाएगा? सुतका गेंडोर। और ये इसको आप मिला देंगे तो एक प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति हो जाएगी। और इधर ये पड़ जाता है, एक शहर पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ के पास पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर। ये नदी पड़ जाती हिंडन नदी, हिंडन नदी है ना। और ये वाला जो शहर पड़ जाता है चेनाब नदी, ये हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये दायमाबाद पड़ जाता है आपको कौन सी नदी? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये गोदावरी, हाँ ये गोदावरी नदी की सहायक नदी। और ये सुतका गेंडोर ये दास्क नदी के तट पर पड़ जाता है, दास्क नदी के तट पर। तो ये मांडा आपका पड़ जाता है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद पड़ जाता है महाराष्ट्र में, सुतका गेंडोर पड़ जाता है दास्क नदी में। जब आप इसको पूरब पश्चिम से पूरब को मिलाओगे तो ये 1600 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। और ये इधर से आप जब इधर को मिलाते हो तो ये लगभग 1400 किलोमीटर पड़ जाएगा। इस पूरे एरिया का जब आप निकालोगे तो ये लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र पड़ जाता है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप विस्तार देखेंगे तो उत्तर में आपका पड़ जाता है मांडा चिनाब नदी के, दक्षिण पड़ जाता है दायमाबाद, और पूरब पड़ जाएगा इसका, हाँ पूरब इसे दायमाबाद ही पूरब हो जाएगा और दक्षिणतम भी है। और ये आपका सुतका गेंडोर दास्क नदी पे, और पूरब में आलमगीर को माना जाएगा, आलमगीर पूरब में पड़ जाता है ना। तो इस तरह से था ये इसका विस्तार। तो अभी तक हम लोगों ने जिन शहरों के बारे में अध्ययन किए ये ज्यादातर सारे शहर कहाँ के थे? ये पाकिस्तान में पड़ते थे, यानी भारत में इनका विस्तार नहीं था। लेकिन जब अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ये हमारे भारत में पड़ने वाले शहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से शहर भारत में पड़ते थे, है ना। तो उनको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं सुरकोतदा, है ना। ये जो सुरकोतदा था ये शहर कहाँ पड़ जाता है? ये पड़ जाता है गुजरात में ना, गुजरात में पड़ जाता है सुरकोतदा, है ना। तो गुजरात में पड़ेगा और ये एक प्रकार से देखा जाए तो बंदरगाह शहर टाइप का होगा ना, यानी सी पोर्ट टाइप का होगा ये शहर। यहाँ पे कलश समाधान के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, है ना। कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे, कलश समाधान के साक्ष्य। और यहाँ पे घोड़े के भी साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, घोड़े के साक्ष्य, है ना। तो यहाँ पे घोड़े के कंकाल पाए गए हैं सुरकोतला में, तो यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिल जाते हैं। इसका मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है घोड़े से परिचित थे, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसा स्थल देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पे घोड़े को पालने के साक्ष्य देखने को मिल जाए, है ना। तो मतलब क्या हुआ, सिंधु घाटी के लोग जो है घोड़ा पालते नहीं थे, है ना। घोड़ा क्या था? खुला मदमस्त घूमता रहता था। जबकि आप जब इसके आगे वाले काल में जाओगे वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता में घोड़े के पालने के साक्ष्य मिलेंगे, वहां पे घोड़ा उनका प्रिय पशु हो जाएगा। जबकि यहाँ इन लोगों का प्रिय पशु सिंधु घाटी वालों का क्या हो जाएगा? वृषभ, बैल, है ना। इन लोगों का जो प्रिय पशु था वो बैल था, क्योंकि बैल जो है व्यापारिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट होता है कृषि के लिए भी, और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने ले जाने के लिए। तो यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिल जाते हैं, है ना। नहीं। हाँ, अब एक और शहर पढ़ेंगे रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी, ये भी गुजरात में पड़ता है रंगपुर। रंगपुर में धान की भूसी के साथ यहाँ पे मिल जाएंगे, धान की भूसी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है धान से जो है भूसी निकाल करके व्यापारिक उपयोग के लिए इनको बेचते थे। जैसे आज के जमाने में पालेसर से धान से भूसी और चावल अलग अलग कर लिया जाता है, तो इस तरह की जो मतलब टेक्निक थी रंगपुर के लोग भी करते थे। ये रंगपुर भी गुजरात में पड़ता है, सुरकोतला के पास। यहाँ धान की भूसी के साथ मिल जाएंगे, है ना, रंगपुर से। उसके बाद आएंगे लोथल।
लोथल बहुत ज्यादा फेमस शहर है ना। लोथल पड़ता है क्या हाँ, लोथल भी गुजरात में पड़ता है। ये एक प्रकार से प्रमुख सी पोर्ट है। क्या है? प्रमुख सी पोर्ट है। ठीक है। लोथल, लोथल एक प्रकार से बंदरगाह नगर है। यहाँ के मोहरों के साक्ष्य आपको ईरान में भी देखने को मिलेंगे। जैसे मोहरे वगैरह यहाँ प्रयोग की जाती थी, तो इनके साक्ष्य आपको ईरान में देखने को मिलते हैं और ईरान की मोहरों के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। इसका मतलब होता था लोथल के लोग जो है ईरान वगैरह से व्यापार करते थे, है ना। इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये लोग करते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके साथ करेंगे? ईरान के साथ। हाँ, ये चूंकि क्या था, लोथल एक प्रकार से व्यापारिक शहर था, है ना। क्या था? व्यापारिक शहर था। तो यहाँ पे सभी प्रकार के लोग आते थे, है ना। मतलब जैसे आज के जमाने में दिल्ली की आप तुलना करें रायबरेली से, है ना, तो रायबरेली के का एरिया बहुत ही छोटा है और यहाँ पे लिमिटेड लोग आते हैं। लेकिन आप दिल्ली में जाओगे तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ना जाने ऐसे ऐसे धर्म के लोग भी वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी विचारधारा को मानने वाले भी लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके बारे में हम आप पहले से परिचित नहीं है। तो उसी प्रकार का लोथल सिटी था। ये गोदीवाड़ा था, सी पोर्ट था या गोदीवाड़ा था, है ना। गोदीवाड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबी लोग, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। व्यापारिक नगर था, है ना। जहाँ पे मतलब पोर्ट वगैरह जो बने होते हैं उन्हें पोर्ट वगैरह। हाँ, एक प्रकार से ये, हाँ, एक नदी यहाँ पूछ लिया जाता है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी, है ना। भोगवा नदी के तट पर ये स्थित था। लोथल। हाँ, एक चीज और लोथल की खास विशेषता देखने को मिलेगी। जबकि आप यहाँ पे जितने शहर आपने पढ़ा था, हड़प्पा लो या कुछ जो भी पढ़े थे, उनमें सभी में आपने देखा था जो घर होते थे वो कहाँ पे खुलते थे? पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन जब आप लोथल जाओगे तो यहाँ पे घरों के दरवाजे किस तरफ होंगे? मुख्य सड़क की ओर होते थे। मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर घरों के दरवाजे खुलते थे। ये इस शहर की खास विशेषता है। यहाँ पे जो दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, है ना। और यहाँ पे एक खास विशेषता और देखने को मिल जाएगी। आपसे कभी कभी पूछा जाता है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, है ना। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख होता है जो सती प्रथा का सबसे प्राचीन साक्ष्य है भारत में। लेकिन उससे भी प्राचीन अगर आप साक्ष्य देखना चाहेंगे तो लोथल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे युगल समाधान के साक्ष्य मिल जाते हैं। युगल समाधान के साक्ष्य मिल जाएंगे, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ यहाँ पे दफनाने के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं लोथल शहर में। लोथल काफी अद्भुत शहर है ये लोथल। यहाँ पे युगल समाधान के साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इसमें आपने जो पहला पढ़ा था हड़प्पा, हड़प्पा में हाथी की खोपड़ी देखने को मिली थी, है ना। हाथी की खोपड़ी देखने को मिली थी। लेकिन जब लोथल आप जाओगे तो लोथल में हाथी की खोपड़ी नहीं, यहाँ पे हाथी के दांत, है ना। हाथी के दांत क्या पाए गए थे यहाँ पे? हाथी के दांत। तो हाथी के दांत कहाँ से पाए जाते हैं? लोथल से। और आपको पता है हाथी का दांत का जो है आभूषण वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। हाथी के दांत का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और ये जो लोथल वाले थे इन सभी चीजों का व्यापार करते थे। हाँ हाँ, व्यापारी लोग थे, तो व्यापारिक उद्देश्य से इसका मतलब ये लोग प्रयोग करते थे, है ना। और यहाँ पे जो मुख्य सड़कें किस तरफ थी? हाँ, दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुल जाते थे। ये जो कि अन्य शहरों की अपेक्षा क्या एक प्रकार से ये अपवाद है ना। ठीक है। तो ये थे यहाँ की खास विशेषताएं लोथल। लोथल सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल
भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। और एक क्वेश्चन आ जाता है, युगल समाधान के साक्ष्य या सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहाँ देखने को मिलेंगे? तो लोथल में देखने को मिल जाते हैं ना। और सड़कें यहाँ पे कैसी थी? सड़कें वैसी थी, मतलब ग्रिड पद्धति के आधार पे, और यहाँ के जो घरों के दरवाजे थे मुख्य सड़कों की ओर होते थे, है ना। और ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। यहाँ इतनी मुख्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं रोपड़। एक पंजाब में एक जगह पड़ती है रोपड़, है ना। पंजाब में एक जगह पड़ती है रोपड़, है ना। तो रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पे आप देखेंगे मानव के साथ एक जानवर का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव के साथ एक जानवर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वो जानवर कौन सा होता है? कुत्ता होता है ना। क्या हो जाता है? कुत्ता होता है। यानी पालतू जानवर कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने के साथ, कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के साथ। जबकि आप पहले जाएंगे, जबकि आप पहले आप देखेंगे किस काल में? नवपाषाण काल में आप देखते हैं तो वहां पे एक जगह पड़ती है बुर्जहोम। बुर्जहोम एक जगह पड़ती है, बुर्जहोम, है ना। तो बुर्जहोम में मतलब जो जगह होती है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ठंडा स्थान है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो ठंडी से बचने के लिए अधिकांश जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाते हैं, है ना। गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने भी कुत्तों से थोड़ा सीख ली और ये लोग भी क्या है? गड्ढा बना करके मतलब ठंडी के समय में रह लेते थे। तो यहाँ पर भी जो है गर्ता आवास के साक्ष्य मिले थे। किसके आवास के साक्ष्य मिले थे? गर्ता आवास के साक्ष्य। लेकिन ये जो स्थल है ये नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ भी मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के यहाँ भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ये स्थल पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, है ना। बुर्जहोम और गुफो कराल, ठीक है। रोपड़ है, रोपड़ की खोज की जाती है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और इस समय पालतू जानवर आपको पता है सबसे फेमस पालतू जानवर कौन सा होता है? कुत्ता ही होता है। और कुत्ते के साथ यहाँ पे मानव के दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो पंजाब का हो गया। पंजाब के बाद हरियाणा में हम देखेंगे, हरियाणा में एक जगह पड़ती है बनवाली। बनवाली क्या पड़ेगी? बनवाली। पंजाब के बाद हम देखते हैं बनवाली। बनवाली पड़ेगा कहाँ पे पड़ जाता है? हरियाणा में। हरियाणा पड़ेगा जो नदी है रंगोई नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रंगोई नदी के तट पर पड़ती है। रंगोई नदी के तट पर यह शहर पड़ जाता है। और इसकी खोज की जाती है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। बनवाली की खोज रंगोई नदी के तट पर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की जाती है। यहाँ पे कुछ खास चीजें पाई जाती हैं, है ना, है ना। यहाँ पे ज्यादातर चीजें क्या हो जाती है? ऊट पटांग पाई जाएगी। ऊट पटांग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे चीजें व्यवस्थित नहीं, है ना। मतलब जैसे आप अन्य शहरों में देखोगे सड़कें वगैरह एकदम मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती, घर एक क्रम से मतलब ग्रिड पद्धति से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बनवाली में जो है चीजें अव्यवस्थित तरीके से पाई जाती हैं। चीजें अव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हैं। अव्यवस्थित अव्यवस्थित चीजें अव्यवस्थित पाई गई हैं। बनवाली शहर में चीजें अव्यवस्थित पाई गई हैं, है ना। और चूंकि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे घरों से जो पानी निकलता था तो नालियां नहीं पाई गई, है ना। यहाँ पे घरों से बाहर जाने के लिए नालियां नहीं पाई गई हैं, बल्कि जहां पर इनका जो नापदान वगैरह होता था, है ना, पानी निकास का जो स्थान होता है, वहां पे सोखदान क्या पाया जाता था? सोखदान। ये लोग जो है सोखदान में पानी अपना गिराते थे और वही पानी सूख जाता था, है ना। चूंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो पानी की काफी कमी होती है आज भी, आज के जमाने में भी, तो उस जमाने में भी रही होगी। तो ये लोग जो है सोखदान के माध्यम से पानी को रिचार्ज कर लिया करते थे।
तो यहाँ पे नालियां नहीं पाई जाती थी, बल्कि नालियों के स्थान पे सूखदान से लोग काम चलाते थे, है ना। और यहाँ भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पाई गई हैं, यहाँ पर भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पाई। इससे पहले हमने कौन सा शहर पढ़ा था जहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? हाँ, चहुंदड़ों में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। और दूसरा जो शहर मिल रहा है वो कौन सा शहर मिल रहा है? बनवाली। और यहाँ पे चीजें अव्यवस्थित पाई गई, इधर उधर पाई गई, पड़ी है ना, अव्यवस्थित तरीके से पाई गई, है ना। और यहाँ पे हल के साक्ष्य मिले, है ना, हल के साक्ष्य पे प्राप्त हुए हैं। और टेराकोटा होता है मिट्टी का, है ना, मिट्टी का खिलौना होता है, उसे ही टेराकोटा कहा जाता है। तो बनवाली से पाया गया है, टेराकोटा पाया गया है, हल भी पाया गया है इस जमाने में, है ना। और यहाँ पे जो है नालियां नहीं पाई जाती थी, नालियों के स्थान पे ये लोग जो है सोगदान में अपना पानी गिराते थे, ठीक है। चीजें अव्यवस्थित थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यही यहाँ की खास विशेषता है। और अगर राज्य पूछा जाए तो कहाँ पे पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है। इसके बाद कौन से शहर को ले लेते हैं? चलो इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, एक शहर आप देखते हैं हरियाणा में ही पाया जाता है, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में खास विशेषता याद रखनी है। यहाँ पे दो शहर बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में पड़ता है, और ये दूसरा जो स्थल है ये राखीगढ़ी। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो आप नगर क्या बताओगे? मोहनजोदड़ो बताओगे, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल, है ना, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल। और जब सबसे बड़ा शहर पूछा जाता तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा शहर, हाँ, मोहनजोदड़ो हरियाणा में। राखीगढ़ी पड़ जाएगा हरियाणा में। हाँ, और एक चीज और है, राखीगढ़ी के जो लोग थे ना, मतलब अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सोना चांदी से परिचित थे या नहीं परिचित थे, तो क्या बताएंगे? है ना, ये लोग सोने चांदी से भी परिचित थे। और किस चीज से परिचित थे लोग? लोहे से परिचित थे या नहीं थे? सूती वस्त्र से परिचित थे। हाँ, ठीक। तो ये लोग सोने और चांदी से भी परिचित थे, है ना। आपसे पूछ लिया जाए चांदी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो क्या बताओगे? हड़प्पा से, ठीक है। चांदी के साक्ष्य कहां से मिले थे? हड़प्पा से। चलो अब पढ़ेंगे, राजस्थान में एक जगह पड़ती कालीबंगा। क्या पढ़ेगी? कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब हो जाएगा काले रंग की चूड़िया। क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। ये शहर कहां पड़ता है? राजस्थान में, है ना। कहां पड़ जाएगा? राजस्थान में। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? बीबी लाल द्वारा इसकी अंतिम खुदाई की जाएगी। किसके द्वारा? बीबी लाल। अब एक प्रश्न और आ जाता है, भारत में मृद भांडों का अध्ययन किसके द्वारा, मतलब मृद भांडों के अध्ययन के रूप में, मतलब मृद भांडों का जनक किसे कहा जाएगा भारत में? अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो क्या बताएंगे? बीबी लाल। बीबी लाल को मृद भांडों का, भारत में मृद भांड का जनक कहा जाता है, मृद भांड के अध्ययन का जनक, है ना। और बाकी मृद भांड तो बहुत पहले से जनक के कहीं कैसे हो जाए, है ना। तो भारत में मृद भांडों की खोज वगैरह किसके द्वारा की जाती है? बीबी लाल के द्वारा। जबकि आप विश्व लेवल पे देखेंगे तो कौन करता है? फ्लिंडर महोदय। कौन करेगा? फ्लिंडर महोदय, है ना। तो कालीबंगा बीबी लाल के द्वारा अंतिम रूप से खुदाई की जाती है। इसमें एक और नाम आ जाता है एके थापड़, है ना। एके थापड़ और बीबी लाल। तो बीबी लाल के द्वारा अंतिम रूप से खुदाई की जाती है। यहाँ पे पाया क्या जाता है?
हम्म, हैं? हाँ, चूड़ियां पाई जाएंगी, और क्या पाया जाएगा, है ना। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलेंगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिल जाते हैं? हम्म, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ मिल जाएगी, कर्मकांड के, है ना, जो कर्मकांड हो जाता है, कर्मकांड जानते हो, है ना, जो मरने के बाद बहुत सारे जो क्रियाकर्म किए जाते हैं उन्हें ही कर्मकांड कहा जाता है। तो यहाँ पे कर्मकांड के सिद्धांत के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो दो चीजें हैं बहुत फेमस फेमस है, एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, दूसरा क्या है, काले रंग की चूड़ियां, और कर्मकांड के सिद्धांत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं।